आप सब जानते होंगे कि बहुत सारे लोगों ने इधर बीच में कहना शुरू कर दिया कि एक चाणक्य जो है दिल्ली की राजनीति में अमित शाह हैं तो दूसरे बिहार की राजनीति में संजय यादव जी हैं। तो लोहिया तो कहा करते थे कि कोई बहुत समय तक एक जगह रह ले तो वो बाहर ही नहीं होता है। आपने लालू प्रसाद यादव जी की ही पॉलिटिक्स को क्यों चुना? हरियाणा का रहने वाला कोई व्यक्ति बिहार में जाकर आरजेडी को क्यों चुनता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ग्रामीण भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसने गांव को, गरीब को और गरीबी को समझा है, वो उसका जाने अनजाने समाजवाद और समाजवादी राजनीति से इत्तेफाक जरूर होगा। आपको ये लगता है कि आपने 65% आरक्षण जब आप लोगों की सरकार थी नीतीश कुमार जी के साथ, और आपके सामने जो विरोधी हैं वो सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ऐसे में तेजस्वी यादव जी के पास क्या विकल्प है? वो क्या कर सकते हैं? आने वाले समय में जनता को प्रॉमिस क्या करेंगे? बिहार में सर्वप्रथम आरक्षण आरजेडी जब जब सरकार में रही है तब ही बढ़ा है। आदरणीय लालू प्रसाद जी थे तब इन्होंने 2% आरक्षण बढ़ाया। फिर झारखंड के विभाजन के बाद हमारी आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी, फिर उन्होंने 3% बढ़ाया। तो तेजस्वी जी बिल्कुल मुद्दों पे उनको घेर रहे हैं, एक एक जो घोषणा कर रहे हैं ये सरकार करे, क्योंकि उस सरकार पे जितने लोग बैठे हैं ना, मैं जैसे अक्सर करते हैं कि ये सरकार थकी हुई और हारी हुई सरकार है। कुछ आरोप संजय यादव जी पर हैं, वो मैं पूछना चाहूँगा और लोग भी पूछते हैं। पहला ये है कि लोग बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव जी संजय यादव जी से नाराज इसलिए हैं क्योंकि संजय यादव पार्टी में अपनी चलाते हैं। जो मीसा भारती जी थी वो राज्यसभा सांसद थी और लोकसभा चुनाव लड़ी जिस सीट पर, और उस सीट पे भी कुछ कैंडिडेट आपके थे पहले से जिनका नाम लोग लेते हैं। लोगों ने बोला कि लोकसभा लड़ने की क्या ज़रूरत है। ये आपके लिए शायद कठिन सवाल होगा, लेकिन ऐसा लोग पूछते हैं कि उन्होंने लोकसभा क्यों लड़ा जब वो राज्यसभा में सांसद हैं। एक तरफ तो ये लोग आरोप लगाते हैं, अब हमारी बड़ी बहन मीसा दी डॉक्टर है, MBBS है जी। और हमारी दूसरी बहन डॉक्टर रोहिणी आचार्य, वो डॉक्टर हैं तो बोलते हैं कि ये फर्जी डिग्री। और तेजस्वी जी जेन्युइन तरीके से अपना घोषणा करे तो कह रहे हैं कि इनको पढ़ाया नहीं। मतलब ऐसे लोगों का जो ये बातें करते हैं उनका कोई ठिकाना है? प्रशांत किशोर जी रोज बोलते हैं। अरे वो लोग, मैंने कहा ना, वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड नॉलेज। जी बिल्कुल, ज्ञान में और शिक्षा में फर्क होता है। जो ज्ञान तेजस्वी जी में है, आपने जिनका नाम लिया उनकी परिधि में भी उनको उतना ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। तो डिग्रियां हासिल करना ही मतलब, आपको नहीं पता क्या आपके पास डिग्री है तो उसका मतलब जरूरी नहीं है आपके पास सामाजिक ज्ञान हो। नमस्कार दोस्तों, टॉक विथ परमिंदर में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ बातचीत के लिए आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव जी हैं। आप सब जानते होंगे कि बहुत सारे लोगों ने इधर बीच में कहना शुरू कर दिया कि एक चाणक्य जो है दिल्ली की राजनीति में अमित शाह हैं तो दूसरे बिहार की राजनीति में संजय यादव जी हैं। मैं इस बात से कितना इत्तेफाक रखता हूं इसका बहुत मतलब नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और इस बारे में सोचते हैं। संजय जी, मैं टॉक विथ परमिंदर में आपका स्वागत करता हूं। पहला सवाल मेरा आपसे है कि आप कहां से आते हैं? ये बहुत लोग जानना चाहते हैं कि संजय यादव हैं कहां से, और आपको कई बार लोग आरोप लगाते हैं कि बिहार के नहीं हैं, बिहारी नहीं हैं। तो आप कैसे इस बात को किस तरह आप महसूस करते हैं? पहली बात तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात, आपने चाणक्य के संदर्भ में कुछ बात कही, तो माइथोलॉजी का जो ये करैक्टर है मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। बिहार को मैं चाणक्य से अधिक सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त की सरजमी समझता हूँ। तो मैं उससे अपने आप का कोई इत्तेफाक नहीं रखता और जोड़ना भी नहीं चाहता। आपका प्रश्न था, तो मेरा जन्म हरियाणा में हुआ, प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई। मैं गांव के सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ। फिर पढ़ाई लिखाई कार्य क्षेत्र मेरा दिल्ली NCR रहा, और पिछले 14 और 15 वर्ष से मेरी क्रमभूमि बिहार है जी। तो लोहिया तो कहा करते थे कि कोई बहुत समय तक एक जगह रह ले तो वो बाहर ही नहीं होता है। उन्होंने अन्य लोगों के संदर्भ में कहा था। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति जहाँ काम कर रहा है वहीं का होता है। तो इस तरह के आरोपों से आप इत्तेफाक भी नहीं रखते हैं और मैं भी नहीं रखता। लेकिन मेरा सवाल ये है कि बिहार की जो पॉलिटिक्स है, आपने लालू प्रसाद यादव जी की ही पॉलिटिक्स को क्यों चुना? हरियाणा का रहने वाला कोई व्यक्ति बिहार में जाकर आरजेडी को क्यों चुनता है?
देखिए, मैं समझता हूँ कि ग्रामीण भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसने गांव को, गरीब को और गरीबी को समझा है, वो उसका जाने अनजाने समाजवाद और समाजवादी राजनीति से इत्तेफाक जरूर होगा। उसका प्रतिदिन, उसकी दैनिक दिनचर्या में समाजवाद से उसको रूबरू होना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी राज्य का हो, चाहे वो गरीब और पिछड़े राज्य का हो, चाहे वो विकसित राज्य का हो। विशेषकर वो लोग जो ग्रामीण भारत में हैं और जिनका पेशा किसानी और पशुपालन है, जी। और वो चाहे और किसानी कौमों से जो ताल्लुक रखता हो। डिस्पैरिटी, चाहे सोशल डिस्पैरिटी हो, चाहे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो, या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें, हर राज्य में उसकी परिभाषा और उसका स्वरूप अलग अलग है, राइट। जी। तो ऐसा नहीं कि समाजवाद तमिलनाडु में भी है किसी रूप में, वो उत्तर प्रदेश में भी है, हरियाणा में भी है। हरियाणा में भी समाजवादी राजनीति रही, बल्कि जो आज हाँ। उत्तर प्रदेश और बिहार में समाजवादी राजनीति की पौध है, जो जी। अब वट वृक्ष बन गए हैं, जी। उनका शुरू में संरक्षण हरियाणा के चौधरी देवीलाल जी ने ही जी। दिया जी। था, जी। है ना। तो वो एक विचारधारा है। तो विचारधारा की कोई सीमा नहीं होती, कोई दायरा नहीं होती, उसकी कोई सरहद नहीं होती। जी। तो उस विचारधारा के प्रचार में, प्रसार में, या उसके आपको लगता है कि फैलाव में आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन हो, कहीं भी बैठ के आप कर सकते हैं। जी। और जब आप दिल से कुछ करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ उसके लिए आपको राज्य की सीमाओं की कोई पाबंदी जी, नहीं है। बिल्कुल। और ये प्रश्न एक्चुअली उन लोगों से अधिक पूछे जाते हैं, चाहे बिहार में भी हों, या दिल्ली में हो, या उत्तर प्रदेश में हो, झारखंड में हो, कहीं भी हो। अन्य लोग भी जाते हैं, जी। लेकिन जो जमीनी आदमी होते हैं और जमीन पे रह के काम करते हैं, वो ज़्यादा दूसरे रूप में, चाहे सकारात्मक रूप से हम कहें या नकारात्मक रूप से कहें, किसी न किसी रूप में बातें होती। जी। सोशल मीडिया आप देखते हैं? पहले देखता था, अब थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा है तो कम समय दे पाते हैं। जी, अपने बारे में पढ़ते हैं आप, कोई लिखता है तो? नहीं, मैंने कहा पिछले 1.5-2 वर्ष से थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि व्यस्तता ज़्यादा हो गई, एंगेजमेंट्स भी बहुत हो गई हैं। जी। तो हाँ, अब तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और न्यूज़ कहेंगे कि सोशल मीडिया इन टर्म्स ऑफ, मतलब ट्विटर पे इंफॉर्मेशन मिलती थी, फिर जी। आपको फेसबुक पे भी अपडेट्स मिल जाते थे। तो जी। टीवी तो देखे ही ज़माना हो गया है। जी। तो जो न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है, तो जाहिर सी बात है वहीं से मिलती है। जी। मैं कई बार ये बात बोलता हूँ कि बिहार की पॉलिटिक्स में एक लीडर हैं, जिन्हें हम सब कहते हैं कि भारत के नेल्सन मंडेला की तरह लालू जी की छवि है, और उनसे कम संघर्ष उनका रहा नहीं है। आप पिछले 14-15 सालों से उस परिवार से जुड़े हैं। आपने बहुत नज़दीक से महसूस किया होगा कि किसी व्यक्ति को सत्ता द्वारा किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। क्या मतलब छवियाँ थी, वो कौन-सी स्थितियाँ थी जिससे लालू जी निकले, और वो भी जीवटता अभी भी उनके अंदर ज़िंदा है कि झुकने का नाम नहीं लेते? देखिए, लालू जी को जितना नज़दीक से देखा है, उनके जीवन के अनेक रंग हैं, और जो उदाहरण उन्होंने भारतीय राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में भी मैं कहूँगा कि पेश किया है, जी। वो अकल्पनीय है, अद्वितीय है और अनुकरणीय है। इतना लंबा चौड़ा परिवार होने के बावजूद, मतलब ऐसे एक राजनेता का आप नाम बताइए मुझे भारतीय राजनीति में, जिन पे स्वयं पे, पत्नी पे, 9 बच्चों पे, और जो उनके रिश्तेदार हैं उन पे, रिश्तेदारों के रिश्तेदार, जी। घर में काम करने वाले, गौशाला में काम करने वाले, गौ माता की देखभाल करने वाले नौकर से लेके, घर के रसोइये से लेके, हम जैसे लोग जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, सबसे अधिक किसी पार्टी के एमएलए हों, एमएलसी हों, एमपी हों, उन पे नंबर ऑफ केसेस अगर कहे हुए हैं, वो आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। बजाते इन सब के बावजूद मैंने कभी उनके चेहरे पे सिकन नहीं देखी।
मतलब जब किसी एजेंसी की रेड भी हो रही है या पूछताछ भी हो रही है, वो कूल, मतलब ऐसे है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो जैसे ही हम जैसे लोग जो 14-15 साल पहले आए, तो होता ना कहीं एक थोड़ी बेचैनी हो जाती है। डर नहीं कहूँगा, डरते तो है ही नहीं, जो उनके इर्द गिर्द रहता है, तो जो उनका पर्सोना जो है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, उसकी उनकी जो पर्सनैलिटी की रेडिएशंस हैं, जी। उससे आपको एनर्जी मिलती है, वो व्यक्तित्व है उनका। जी। तो वो डर राजनीति में या तनाव तो आपको होएगा ही नहीं, लेकिन होता ना किसी से व्यक्तिगत जुड़ाव होता है, तो आप देखते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो आप कुछ चिंताग्रस्त हो जाते हैं, डर नहीं। लेकिन जब जैसे आप उनको देखते हैं तो वो सब छू मंतर हो जाता है, आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा, और मतलब आप महसूस कर सकते हैं जैसे उनको देखेंगे। मुझे वाकया याद है, फर्स्ट टाइम ये 7 जुलाई 2015 में सीबीआई की रेड हुई, और वो प्रतिदिन जाते थे रांची कोर्ट में, सशरीर उपस्थिति उनकी अनिवार्य थी। तो वो जैसे ही आए, माहौल बदल गया, जी। अपने नारे लगाने लग गए, ऐसे लगा कुछ नहीं, और वर्कर इतना एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में करंट दौड़ गया हो। तो ये उनका व्यक्तित्व है, और उस व्यक्तित्व में अगले वाला उनको ऐसे देख के ही अपने आप जी। पस्त हो जाएगा। तो खैर, मैं जो ये कह रहा था कि इतने कि किन्हीं के बच्चे, रिश्तेदार, पार्टी के नेता, स्वयं पे, और ये 1996 से लगातार चल रहा है। जी। मतलब कितने वर्ष हो गए, 30 साल से वो ये इस चीज को देख रहे हैं। 30 साल कोई 30 घंटे भी नहीं झेल पाता है। आपने देखे होंगे ना, इसी वर्तमान रेजिम में कितने लोग छोड़ छोड़ के इधर आ गए। हाँ। किस डर में? दो ही बात हो सकती है, या तो वो चोर थे, दोषी थे, जी। या डरपोक थे, कायर थे, बुजदिल थे। जो सत्ता पक्ष ने उन पे आरोप लगाया, उन पे दबाव बनाया, वो दौड़ के उधर चले गए। इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ की थी। लेकिन लालू यादव, वो जहां थे अभी भी वहीं है 30 साल के बाद। उनको तोड़ने की, उनको नेस्तनाबूद करने की कितनी कोशिशें हुई, पार्टी को भी तोड़ा, नंबर ऑफ केसेस, उनको खुद याद नहीं होगा कि कितने उनके ऊपर केसेस हैं, लेकिन और उनका चरित्र हनन, मतलब वो अगर वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध है अपनी विचारधारा पे, उनका जो सोशल जस्टिस और सेक्युलरिज्म का एक मॉडल है, उस पे भी हमला किया। जी। मतलब उन्होंने अगर सामाजिक न्याय किया, तो उनका चरित्र हनन दूसरे रूप में किया। वो जब सेक्युलरिज्म पे जो उनका स्टैंड रहा, तो उनको सेक्युलरिज्म पे करने के लिए एक धर्म विशेष से जोड़ के अलग अलग क्या क्या कहा गया, लेकिन कभी उन्होंने इन बातों की परवाह नहीं की, क्योंकि वो जान रहे कि मैं सच्चा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरी नियति साफ है। तो 30 साल बाद भी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। नहीं किसी का बच्चा, अब उनकी पुत्र वधू तेजस्वी जी की वाइफ हुई, मतलब वो गर्भवती थी। उन जो प्रथम उनकी बेटी हुई तेजस्वी जी की कात्यानी, उसकी बेटी पैदा हुई, उससे 3 दिन पहले भी उनके घर रेड हो रही थी। जी। तेजस्वी जी से पूछताछ हो रही थी। मतलब 9 महीने की गर्भ में वो बच्ची है, तो क्या वो उस बच्चे, मतलब वो बच्ची भी इस दुनिया में आने से पहले इन केस कचहरी से गुजर चुकी है। जी। तो ये लालू यादव ने इस समाज के लिए त्याग दिया है, बलिदान दिया है, जो आपने सही फरमाया कि नेल्सन मंडेला। तो वो कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है उन पे। जी। वो राजनीतिक बंदी बनाया है इन लोगों ने, साजिश की, जो 1995 में, देखिए उसके लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा, बिहार के संदर्भ में बात करते हैं। 1961 से लेके 1990, कितना, 29 साल। जी। 1990 में लालू जी आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। 1961 से लेके 1990, इस 29 साल में बिहार में कोई 22 मुख्यमंत्री बदले गए, जी। और 5 बार राष्ट्रपति शासन लगा। जी। मतलब 29 साल में 27 बार सरकारें बदली। जी। लालू यादव 1990 में आए,
उन्होंने जो बिहार को राजनीतिक स्थिरता दी 1990 के बाद, मुख्यमंत्री बने लालू प्रसाद जी, राबड़ी जी, 2 मुख्यमंत्री रहे 15 वर्ष में। फिर बाद के वर्षों में आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने बीच में जीतन राम मांझी जी को कुछ महीनों के लिए। ये राजनीतिक स्थिरता 35 साल में श्री लालू प्रसाद जी ने दी जी। उन 29 साल में कोई दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री बन भी जाता था तो चंद महीनों का उनका कार्यकाल होता था। तो लालू जी ने जो इस समाज को दिया, उससे पहले जो दलितों पे, पिछड़ों पे, अति पिछड़ों पे या अल्पसंख्यकों पे जो उनका दमन होता था, शोषण होता था, उसको लालू जी ने बंद किया। 1990 के बाद बिहार में मुसलमान दंगों में नहीं मारा गया है जी। 1990 से लेके 1999 लोग नरसंहारों की बात करते हैं। बिहार के अगर आप नरसंहार के इतिहास को उठा के देखेगा तो 1800 ईस्वी से वो शुरू हुआ था। 1912 में भी 100 से अधिक लोग मारे गए, 1913 में भी मारे गए थे, 1923 में भी, 24 में भी। मतलब 1990 से पहले आप 1970 से 1990 का भी आप इतिहास उठा के देखेंगे कितने नरसंहार में मारे गए, लेकिन उसका जिक्र कोई ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो नरसंहार को अब पेश करता है वो लोग तो ही संहार करता थे ना जी। उनके रिसीविंग एंड पे कौन था? तो 1999 के बाद से जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, समाज में एक सोशल रिवॉल्यूशन हुआ, एक सोशल चर्निंग हुई। तो उस चर्निंग के बाद 1999 के बाद से बिहार में कोई नरसंहार भी नहीं हुआ। वो बेलछी कांड का बार बार लोग जिक्र करते हैं, वो तो क्या है? 77 में हुआ। तो उसको लोग क्यों जोड़ते हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो उस वक्त तो लालू जी नहीं थे जी, है ना। तो देखिए कॉन्स्पिरेसी करने वाले कौन होते थे और मरने वाले कौन होते थे, मैं वही कह रहा हूँ। तो जो लालू जी ने जो समाज को दिया 1990 के बाद, मुसलमान वहाँ दंगों में नहीं मरा जी, और ना ही 1999 के बाद कोई बिहार में नरसंहार हुआ। जी, तो जो एक कहीं भी, ये बिहार नहीं पूरे विश्व में आप कहीं भी देखिए, जब सामाजिक बदलाव होता है तो उसके बहुत सारे पहलू भी होते हैं। जी, तो लालू जी ने जो इस देश को दिया, नेल्सन मंडेला ने वो भी जेल गए। अच्छा, लालू जी मैंने क्या क्या कहा, जहाँ थे वो वहीं खड़े हैं। वो 1975 में भी मिसा एक्ट में जेल में गए। जी। उनका कमिटमेंट ऐसा था, मिसा एक्ट के नाम पे उन्होंने अपनी बेटी का नाम। मिसा दी का नाम मिसा रखा जी, है ना। और अब जिस दौर में बड़े से बड़े जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आज के रेजिम के जो फंडामेंटली फासिस्ट हैं उनके साथ चले गए, लेकिन लालू प्रसाद जी वहीं खड़े हैं और उनके सुपुत्र श्री तेजस्वी यादव जी भी वहीं हैं। नहीं तो किसी को आप 26-27 साल की उम्र में किसी की आप राजनीतिक, मैं तो कहूँ किसी की आप राजनीतिक भ्रूण हत्या करने पे जो लोग आमदा थे, जो 2017 में नीतीश कुमार जी को वहाँ ले गए, लेकिन वो भी अपने विचार पे उस जो सामाजिक न्याय के साथ विकास की, समावेशी विकास की, धर्मनिरपेक्षता की जो हमारी राजनीति है वो हुई। और वो वही लालू जी मैं कह रहा हूँ, जो उनके मुद्दे थे 1990 में भी जो मुद्दे थे, उनकी दूरदृष्टिता को देखिए। आज देश और देश का हर राजनीतिक दल उनकी उसी सोच का अनुकरण कर रहा है। उन्होंने जातिगत जनगणना की सर्वप्रथम बात की, मंडल कमीशन लगा, उनकी क्या भूमिका थी उसमें मैं जाना नहीं चाहूँगा, सब आप वाकिफ हैं। 1996 में जब देवगौड़ा की सरकार बनी, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी थे। उस वक्त देवगौड़ा सरकार में कैबिनेट डिसीजन हुआ कि 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना भी हम करेंगे, लेकिन 1998 में सरकार बदल गई, बीजेपी की एनडीए की सरकार आई, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उस आदेश को पलटा जी। लेकिन उसके बाद से लगातार जो समाजवादी रहे, आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी रहे, स्वर्गीय हमारे श्रद्धेय मुलायम सिंह जी रहे हों, शरद यादव जी रहे हों, इन सब लोगों ने उस मांग को 2010 में भी उठाया और उसके बाद भी अब इस सरकार को झुकाया। मतलब जो लोग लालू जी को रिडिक्यूल करते थे कि कास्ट सेंसस की मांग करते हैं क्योंकि ये जातिवादी हैं, आज 1990 से 35 साल बाद उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वो मानना पड़ा। जी। तो आज जो ये लोग सोचते हैं, उससे पहले हमारे पुरखे, जो हमारे जो नेता हैं 30-35 साल आगे की सोचते थे। उनकी हर आरक्षण शब्द को एक नकारात्मक इन्होंने बना दिया था जी। कि नहीं, जैसे कोई भीख मांग रहे हो, वो हमारा संविधान प्रदत्त अधिकार था। आज किसी
पार्टी की मजाल है इस देश में, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो, कि वो आरक्षण और जातिगत जनगणना का विरोध कर दे। जी। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण से मेरिट का हनन होता है। आपको भी कुछ इस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि आरक्षण आप दे रहे हैं, आप 65% आरक्षण आपने बिहार में लागू किया। उनके मुंह पे तो करारा तमाचा इस सरकार ने ही मारा। जी। वो जो कहते थे मेरिट के आधार पे होना चाहिए, वो तो 10% में नहीं ले रहे हैं क्या? जी। ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? और वो लोग जो मेरिट की बात करने वाले हैं, वो अफर्मेटिव एक्शन के नाम पे जो विदेश में भी जाते हैं, अमेरिका में भी बिल्कुल। अफर्मेटिव एक्शन के नाम पे रिजर्वेशन का फायदा लेते हैं। सारी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने लोग जाते हैं। एक्चुअली समझते हैं कि ना पूरा देश मूर्ख है। जिन लोगों में एक जन्मजात श्रेष्ठता का बोध होता है, जो समझते हैं कि हमसे बुद्धिमान कोई नहीं है, उन लोगों में ये भाव रहता है। उनको नहीं लगता कि दलित पिछड़े आपसे बहुत ज़्यादा आगे पढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं। जी। आप कहीं नहीं है उनके सामने। आप जैसे लोग अब मीडिया में आ गए हैं, सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, सब प्लेटफॉर्म्स मिल गए हैं, अब उनको कुछ नहीं बचा है। तब जब उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें हो गई, तब ये संविधान बदलने की बात करते हैं जी। कि अरे यार, ये लोग जिनको हम पिछड़े बोलते थे, उनको बोलते थे आरक्षण भी भीख है। ये 1990। अच्छा, एक बात बताइए, 1990 से पहले, जब सामाजिक न्याय की राजनीति के उभार से पहले, आपने भारतीय राजनीति में जातिवादी या जातिवाद शब्द कब सुना था? नहीं सुना। नहीं सुना। एक बस नेहरू का लेटर है 1961 का, हाँ, जिसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि अगर इस देश में आरक्षण लागू हुआ तो देश रसातल में चला जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ कि 1990 से पहले ना आपने राजनीति में बाहुबल शब्द सुना, ना आपने जातिवाद सुना होगा। हाँ। जब 1990 में राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकार बननी हुई, गांव से निकले हुए लोग मुख्यमंत्री बनने शुरू हुए। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने, लालू प्रसाद जी बने, मायावती जी बनी, और अन्य राज्यों में लोग बने। तो जब ये बनना शुरू हुआ तो लोगों को लगा कि अरे ये तो कयामत आ गई, प्रलय हो गया भाई। तो बोले कि ये जातिवाद हो गया है ना। जब एक भी पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति के लोग डीएम बनने हो गए। मैं बताता हूँ, बिहार में जब लालू जी 1990 में मुख्यमंत्री बने, उसके 1-1.5 वर्ष बाद बिहार झारखंड एक था। तो उसमें जो 50 से अधिक जिले थे, उसमें से एक जिला में एक ओबीसी मुख्यमंत्री बना, उनके सब जाति। तो लोगों ने कहा कि जातिवाद आ गया। तो ऐसी भ्रम फैलाया गया, उनका चरित्र हनन कोशिश करने के, जातिवादी बनाने की कोशिश। लेकिन देखिए, मैं कहूँगा कि वो लोग अभी भी भ्रम का शिकार हैं। 1990 से लेकर अब हम 2025 में बैठे हैं, 35 साल में एक चुनाव छोड़ दें हम, 2010 का और एक अक्टूबर 2005 का, 2, तो उसमें वो छोड़ के आदरणीय लालू प्रसाद जी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। अभी भी हम सबसे बड़ी पार्टी है। 2020 में, 2015 में भी थे, 95 में भी थे, 2000 में भी थे। तो लोगों को ये नहीं पता कि आम जन भावना क्या है। बिल्कुल। अभी भी उनमें वो बोध है कि हम जन्म जाति श्रेष्ठ, मैं अमुक जाति में पैदा हो गया तो मैं 99% लोगों से सर्वश्रेष्ठ हूँ। अरे भैया, सर्वश्रेष्ठ कर्म से बना जाता है। आपके कर्म अच्छे होंगे तो आप अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं जी। अच्छा, मैं जिस जाति में पैदा हुआ हूँ, मैंने कहीं आवेदन तो दिया नहीं था कि मुझे पिछड़ी जाति में पैदा कीजिए, मुझे अनुसूचित जाति में पैदा कीजिए, या मुझे किसी उच्च जाति में पैदा कीजिए। क्या कोई उच्च जाति में पैदा होता है वो आवेदन देके एप्लीकेशन फॉर्म भरता है कि मुझे अमुक जाति में पैदा कीजिए? नहीं ना। सब इंसान है, भगवान ने बनाया है सबको, हमारा एक खून है, एक स्किन है, लेकिन लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाई है, उस सहूलियत से श्रेष्ठ हो जाते हैं। जी। आपको ये लगता है कि आपने 65% आरक्षण, जब आप लोगों की सरकार थी नीतीश कुमार जी के साथ, तो जो रिजर्वेशन लागू हुआ था अब नहीं है बिहार में, और उस पर रोक लगा दी गई। और सिर्फ यही नहीं हुआ, आरक्षण का ही मामला सिर्फ नहीं था, एक और मामला वहाँ था कि बिहार की पॉलिटिक्स में आप लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, और आपके सामने जो विरोधी हैं वो सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव जी के पास क्या विकल्प है, वो क्या कर सकते हैं आने वाले समय में, जनता को प्रॉमिस क्या करेंगे? देखिए, बिहार में आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया आरक्षण के संबंध में। खाली आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि बिहार में सर्वप्रथम आरक्षण आरजेडी जब सरकार में रही है तब ही बढ़ा है।
आदरणीय लालू प्रसाद जी थे तब इन्होंने 2% आरक्षण बढ़ाया। फिर झारखंड के विभाजन के बाद हमारी आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी, फिर उन्होंने 3% बढ़ाया। फिर 17 महीने, अब जैसे आपने कहा तेजस्वी जी सरकार में थे तो सर्वप्रथम इन्होंने जातिगत जनगणना करवाई। फिर जनगणना के अनुपात में जिस वर्ग की जो आबादी रही उसके अनुपात में आरक्षण बढ़ाया। वो 65% बढ़ाने के तुरंत बाद हमने केंद्र सरकार, बीजेपी को तेजस्वी जी कहते हैं कि आरक्षण खोर, आरक्षण चोर पार्टी है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने केंद्र में भेजा कि इसको आप संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर लीजिए ताकि कोई इसमें वैधानिक संकट उत्पन्न ना हो। क्योंकि बीजेपी के तो लोग हर जगह बैठे हैं, वो कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं। जो पिछड़ों के, अति पिछड़ों, अनुसूचित जाति के इनके जहाँ उत्थान की, उन्नति की बात होती है वो कोर्ट कचहरी में लटका देते हैं। वो कोर्ट में चले गए। वो 65% आरक्षण, मतलब कुल वो 75% था, 10% EWS और 65% इनके लिए। अब वो रह गया। अब उसके बाद देखिए उनके एक सिनिस्टर डिजाइन है। अब वो वैकेंसीज निकाल रहे हैं। तेजस्वी जी का ये कहना था कि हम इतनी सरकारी नौकरी लगाएंगे तो उसके हिसाब से अति पिछड़े वर्ग के भी अभ्यर्थी आएंगे, पिछड़े वर्ग के भी, अनुसूचित जाति के भी। अब उन लोगों को नौकरियों में नुकसान हो रहा है। अब जो बहाली निकल रही है तो उसमें तो उनको विशुद्ध नुकसान है 16% का जी। 1 लाख नौकरी निकली तो 16,000 का नुकसान है पिछड़े और अति पिछड़े को। तो वो तो फायदा किसको हो रहा है? बीजेपी अपने लोगों को देना चाहती है। और नीतीश कुमार जी को तो कैप्टिव हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है। अगर है नहीं तो उनके दम पे केंद्र में सरकार चल रही है जी। उनको बोले कि भाई आप इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डालिए, नहीं डालेंगे तो हम अपना उपाय करेंगे। लेकिन नहीं है, पॉलिटिक्स ऑफ कंफर्ट है उनकी। तो वही है। अब तेजस्वी जी ने तो किया, या तो लालू जी और राबड़ी जी ने किया या फिर तेजस्वी जी ने किया। बीच में 17 साल नीतीश कुमार जी सरकार में थे और बीजेपी भी थी, तो उनको क्या नहीं सूझा कि जातिगत जनगणना करानी चाहिए? जब तेजस्वी जी आए तभी क्यों कराया? अगर राज्य ने भी कराई तो उनकी अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं थी, वो वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं थी। लेकिन तेजस्वी जी आए 17 महीने में जातिगत गणना, चूंकि जनगणना का नहीं, गणना सर्वे का नाम दिया गया उसको, तो वो जातिगत और आर्थिक सर्वे करवाया। उसके अनुपात में आरक्षण बढ़ा, उसके अनुसार पॉलिसीज भी बनी। क्या नीति बनी? जैसे उसमें हुआ कि बिहार में 2,97,00,000 परिवार हैं, उसमें से 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये से कम है, और अन्य परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 6,000 से 10,000 के बीच में। तो टोटल ये 94 लाख और वो मिला के अप्रोक्सीमेटली 63 पॉइंट समथिंग ऐसे परिवार हैं बिहार में जिनकी मासिक आमदनी 10,000 रुपये से कम है। 33 समथिंग तो ये हो गए 94 लाख से कम क्यों हो रही है। अब जिस प्रदेश में 64% परिवार ऐसे हों जिनकी मासिक आय 10,000 रुपये से कम है, तो आप देख सकते हैं वो कहाँ उन्नति हुई है इस सरकार में। तो तेजस्वी जी ने फिर ये प्रपोज किया कि ऐसे परिवारों को जिनके पास जो भूमिहीन है उसका भी एक आंकड़ा आया, और उन परिवारों को कुछ आर्थिक मदद की जाए। एक लघु उद्यमी योजना शुरू हुई कि इनको किस्तों में 1,20,000 रुपये ऐसे देंगे, 1 लाख मकान बनाने के नाम पे लेंगे, 2 लाख रुपए उनको देंगे। फिर जैसे सरकार गई वो अटक गई। अब जब हमने विपक्ष में रह के तेजस्वी जी ने उस मांग को उठाया, हल्ला किया है, तो ये लोग कहते हैं कि हम इतना इतना देंगे। वो भी कुछ हज़ार लोगों को भी नहीं, कुछ सैकड़ों में 100-200 लोगों को देके इतिश्री कर देंगे। तो ये इनका है। तो तेजस्वी जी की जो विजन है, उनकी सोच है, उसी पे ये सरकार काम कर रही है। तो उन्होंने खाली इसलिए नहीं करवाया, उनका या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट ये मानना रहा है, जब तक हम समस्या की पहचान नहीं करेंगे तो उसको समाधान कहाँ से करेंगे और उसको दूर कैसे करेंगे। जी, मैं बीमार हूँ, जब तक मैं इस बात को मानूंगा नहीं, दवाई नहीं लूँगा तो बिल्कुल बीमारी तो जाएगी नहीं। तो उन्होंने वही कहा कि कौन कौन समाज में ऐसे लोग हैं। अब देखिए कितना कैसा आंकड़ा लगा, किसी को नहीं पता होगा, प्रथम बार आपकी इस पे बता रहा हूँ। बिहार में 14% ऐसी आबादी है जो झोपड़ी में रहती है जी। 2022 तक ये देश भर में प्रधानमंत्री जी सबको पक्का आवास दे रहे थे। 14% आबादी ऐसी है बिहार में जो झोपड़ी में रहती है। बिहार की केवल 7% आबादी ही ग्रेजुएट है जी। बिहार की 1% से भी कम आबादी पोस्ट ग्रेजुएट है।
बिहार की 21.13% अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी है, जिसमें से उस SC ST वर्ग में से 0.015% ही डॉक्टर है, 0.13% इंजीनियर है। जी 20% देख लीजिए, और उसमें आप ग्रेजुएट देखेंगे तो बहुत कम है। आप देखेंगे स्नातक पिछड़े वर्ग में कितने प्रतिशत है, और पिछड़े में भी जो अनेक जातियां हैं, हर जाति का भी अगर आंकड़ा देखेंगे तो आंखें खुली रह जाएंगी। हम आज़ादी के 75 साल बाद और सो कॉल्ड डबल इंजन की सरकार जो 20 साल से बिहार में है, उनका क्या आंकड़ा है। जी तो ये मैं चाहूँगा कि जितने भी बिहार के लोग हैं वो जाति धर्म से ऊपर उठ के, विशेषकर युवा, क्योंकि बिहार यंगेस्ट स्टेट है पूरे देश में। जी बिहार की 58% आबादी 18 वर्ष से लेके 25 वर्ष के आयु वर्ग की है, और उसको अगर 35 वर्ष से कम में देखें तो वो 65% के आसपास है। उस 18 वर्ष से लेके 25 वर्ष की जो आयु वर्ग की आबादी है, उसमें 83% ग्रामीण युवा बेरोजगार हैं। 83% युवा आबादी बेरोजगार है। जी और उसी 18 वर्ष से लेके 23 वर्ष आयु वर्ग की हम बात करें तो उसकी इस आयु वर्ग में 18 से 23 वर्ष के आयु वर्ग में प्रति 1 लाख आबादी पे मात्र 7 कॉलेज हैं, जी डिग्री कॉलेज। बिहार के 534 प्रखंड में से 398 प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है इसी सरकार में। जी ये तो मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने कोई चरवाहा विद्यालय बनवाया था, उसका लोग मजाक उड़ाते हैं कि आएंगे सरकार में तो चरवाहा विद्यालय बनाएंगे। अब एक्चुअली जो चरवाहा विद्यालय का मजाक उड़ाने वाले लोग हैं ना, वो उसी इलीट लोग हैं और उनकी सम्राट सोच है। उस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। हाँ, उसका क्या कॉन्सेप्ट था लालू जी के पास? उस कॉन्सेप्ट को यूनाइटेड नेशंस ने सराहा। जी आज भी अफ्रीकन सब सारा कंट्रीज में आप जाइएगा, 3-4 कंट्रीज में, युगांडा में, रवांडा में और 3-4 कंट्रीज हैं, वहाँ हूबहू उसी चरवाहा विद्यालय के कॉन्सेप्ट को कॉपी किया गया है। जी जापान जैसे कंट्री ने उस चरवाहा विद्यालय की जो स्कीम थी उसको सराहा। मतलब यूनाइटेड नेशंस ने जिसको सराहा, जिस कॉन्सेप्ट को, उस कॉन्सेप्ट का ऐसा था, देखिए उस दौर में पिछड़े गरीब परिवार, चाहे वो किसी जाति का हो, पशुपालन करता था अपना आजीविका के लिए। जी अगर बच्चे भैंस, गाय, बकरी चरा रहे हैं और उसी कर्म में, चूँकि वो खेतों में, खुले खेतों में, खलिहान में वो चरती हैं गाय भैंस, और बगल में अगर ऐसा आपने स्ट्रक्चर ढांचा दे दिया कि वो बच्चे 1 घंटा अगर अक्षर ज्ञान भी समझ लें और लिखने और पढ़ना सीख जाएं, तो वो नकारात्मक कहाँ से है? पहली बात, क्या ये सकारात्मक योजना नहीं थी? जी अभी भी सरकार गरीब के बच्चे स्कूलों में आए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए मिड डे योजना मील है। वो क्यों है? क्योंकि कम से कम खाने के लालच में तो बच्चा आएगा जो गरीब परिवार के हैं। जी तो लालू जी ने तो शुरू किया 1 रुपये प्रतिदिन भी देने की, ये थी क्योंकि उनका विजन था कि कोई भी अशिक्षित ना रहे, अनपढ़ नहीं रहे, सब साक्षर हों। अब आपको बताते हैं, मजाक उड़ाने वालों के लिए, वो आत्म मंथन करें, आत्म चिंतन करें और 1990 से लेके अब तक के आंकड़ों का विश्लेषण करें। मैं क्यों कह रहा हूँ, 1986 से लेके 1990 तक बिहार में स्कूल ड्रॉप आउट रेट 11.3% थी। जी लालू जी 1990 में मुख्यमंत्री बनते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1994 आते आते 4 वर्ष में वही जो 11.3% स्कूल ड्रॉप आउट रेट था बिहार का, वो 3.2 रह गया था। भारत सरकार ने भी उसकी सराहना की थी। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने 1990 में, तो 260 स्कूल उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए खुलवाए। 1990 के बाद से लालू जी ने बिहार में 7 विश्वविद्यालय बनवाए। क्या पहले किसी की सोच नहीं थी? नीतीश कुमार जी ने 20 साल में कितने विश्वविद्यालय बनवा दिए? जी क्यों बनवाए? क्योंकि उनको ये पता था कि इसके अगर शिक्षा का प्रचार प्रसार और फैलाव नहीं है
तो उसके भुगतभोगी गरीब के बच्चे हैं, वंचित वर्गों के बच्चे हैं। तो चरवाहा विद्यालय का वही कॉन्सेप्ट था, 260 अनुसूचित जाति वर्ग जनजाति वर्गों के लिए अगर स्कूल खिलाए तो उसमें उन्हीं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के बच्चे वहाँ गए, उन्होंने अपना दाखिला कराया। तो आप समझ लीजिए किसका उत्थान हुआ उसमें। और एक और जानकारी के लिए बता दूं, बिहार लालू जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे देश में ऐसा प्रथम राज्य था जहां शिक्षा के बजट का 22.26% खर्च होता था। देश में सबसे अधिक शिक्षा बजट पे खर्च होना शुरू हुआ वो बिहार में हुआ। तो ओवरऑल जो दर थी और शिक्षा की, उसको बढ़ाने के लिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सबसे अधिक शिक्षकों की बहाली लालू जी के कार्यकाल में हुई। और एक और आपको बता देते हैं, गूगल का जमाना है, उनको देखना चाहिए जो लालू जी को जिन्होंने बदनाम किया ना, लालू जी को जो बदनाम करने वाला कोई उनके खिलाफ बोलता है, मतलब वो समानता का विरोधी है, वो आरक्षण का विरोधी है और वो शिक्षा विरोधी है। मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ, पूरे प्रदेश में आप बता दीजिए कि किसने 7 यूनिवर्सिटी एक मुख्यमंत्री ने खुलवाए हैं, किसने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल्स SC ST और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए खुलवाए हैं, किस मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में ऐसा प्रावधान किया कि टोटल बजट का 22% एजुकेशन पे खर्च होगा जी। और हम तार्किक बात करते हैं, 1961 में बिहार की साक्षरता दर क्या थी? ये उन सो कॉल्ड इलीट लोग, जो संकीर्ण सोच के लोग हैं, उनको चुनौती के साथ कह रहा हूं, अगर आपके बाप दादा पढ़े हों, अगर तुम पढ़े हो, तो बिहार की जो लालू जी का मजाक उड़ाते हो तुम तंग सोच के निकम्मे लोगों, 1961 में बिहार की साक्षरता दर क्या थी वो निकाल के देखिए। 1980 में बिहार की साक्षरता दर क्या थी वो निकाल के देखिए। 1990 में बिहार की साक्षरता दर क्या थी वो निकाल के देखिए। और 2005 में जब लालू जी ने इन निकम्मे लोगों को बिहार सौंपा, तब बिहार की साक्षरता दर क्या थी वो निकाल के देखिए। और अब 2025 में उदारीकरण के दौर के बाद जो 20 साल से कुंडली मार के उस कुर्सी पे बैठे हैं और एनडीए के लोग, 2025 में बिहार की साक्षरता दर क्या है? 1961 में बिहार की साक्षरता दर दूसरे नंबर पे थी मणिपुर के बाद। मणिपुर में क्यों थी? मणिपुर में सबसे कम क्यों थी? क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था। बिहार में अब 2025 में भी देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है जी। तो लालू यादव को दोष देने से पहले अपने गिरेबान में झांको। और जो लोग बोलते हैं ना, एक उनका मंत्री का सुन रहा था, उनके पिताजी भी काफी वर्षों तक मंत्री रहे उस सरकार में जी। तो जरा उनसे पूछना था, और अभी भी तुम मंत्री बने बैठे हो सरकार में, तो बिहार की साक्षरता दर सबसे कम। आप सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसे अनेक हैं जिनके बाप दादा 1990 से पहले भी रहे मंत्री, और वो 1990 से 2005 के दौर में भी वो रहे और अभी भी हैं। ऐसे लोग बिन पेंदी के लौटे होते हैं, जिनको इतिहास भूगोल का कोई ज्ञान नहीं होता। ऐसे लोग जो बोलते हैं ना कि जंगल राज, वो उस जंगल राज वाली सरकार में भी भागीदार थे, उनके बाप दादे उससे पहले वाली सरकारों में भी भागीदार थे, और वो अभी भी हैं। मतलब वो जाने अनजाने अपने बाप दादा को भी बोलते हैं कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। लालू जी को कोसने के चक्कर में वो अपने बाप को भी दोषी बना देते हैं। वो आपकी पार्टी से भी विधायक थे। अरे ऐसे लोगों के कोई भाई, अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो नैतिक कलाबाजी के उस्ताद हैं, तो उनके सारे चेले चपाटे तो वही है ना जी, जिसके अंदर मोरालिटी नहीं है। मैंने क्या कहा शुरू में? मैंने कहा कि लालू जी जहां खड़े थे वहीं अब खड़े हैं, बाकी लोग उनके परिक्रमा करते हैं, इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बिहार, लालू जी बिहार की राजनीति के न्यूक्लियस पॉइंट हैं। उनके बिना बिहार की पॉलिटिक्स नहीं चल सकती। उनके बिना नहीं। सुबह उठते ही पूरे एनडीए पहला जाप करते हैं, ओम लालू यादवाय नमः जी। जब तक लालू यादव का नाम नहीं लेंगे उनका दिन शुभ होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर वो लालू यादव पे आरोप नहीं लगाएंगे, लालू यादव को किसी चीज़ में दोषी नहीं ठहराएंगे, तो यहाँ ऊपर से डंडा उठता है ना। तेजस्वी यादव पे बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? तो वो मुद्दों की राजनीति की है उन्होंने। अपने 17 महीने और वो 15 महीने जब भी कार्यकाल में रहे अपने, उन्होंने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि इनको देश भर में तेजस्वी यादव के मॉडल को अपनाना पड़ रहा है। एक वीडियो क्लिप आपने देखी जिसमें एनडीए के लोग चर्चा कर रहे थे कि तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं बोलना है लालू जी।
हाँ। बिहार के डिप्टी सीएम बोल रहे कि हमको तेजस्वी यादव की जिक्र नहीं करने के, लालू जी को घेरना है ना। लालू जी को क्यों घेरना है भाई? अब पूरा एनडीए का आप देखिए, अशोक चौधरी मंत्री हैं इस सरकार में, वो लालू जी और राबड़ी जी की सरकार में भी मंत्री थे, ठीक है। उनसे पहले कांग्रेस की सरकारों में उनके पिताजी भी, स्वर्गीय महावीर जी भी मंत्री थे। मतलब जिस सरकार में खुद मंत्री थे उसको जंगल राज बोलते हैं। तो मतलब आप सहूलियत से उसमें, जब आपको लगता था कि उस सरकार में गलत काम है तो आप क्यों मंत्री बने बैठे थे? त्याग पत्र देके चले जाते गलत काम हो रहा था तो जी। वो आज इस सरकार में है, कल को ये छोड़ेंगे तो इस सरकार को भी गलत बताएंगे। मोरल फाइबर सब में नहीं होता है ना लालू यादव जैसा। जी। एक बड़ी क्लिप वायरल हो रही है शांभवी चौधरी का, एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो कुछ बोल रहे हैं और गलत है वो डेटा संसद में अभी। तो देखिए, मैं समझता हूँ उसमें फैक्ट चेक अच्छे से करना चाहिए जी। नए कोई भी बनते हैं उनको सीखने का समय चाहिए। वो गलतियां हो जाती हैं लेकिन आगे से उनकी पुनरावृत्ति ना हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। अब सम्राट चौधरी की बात करते हैं। वो खुद उस सरकार में, मतलब उन्होंने तो नैतिक रूप से और संवैधानिक रूप से इतना गलत काम किया कि अपनी उम्र को छोटा दिखाया, यहाँ गलत कहा। 3 बार तो वो आदमी अपना नाम बदल चुके हैं, है ना। उनका 2015 का 2010 का एफिडेविट देखिए, उसमें 7वीं फेल बताते हैं। अब वो डिलीट की, कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से डिलीट की उपाधि लिए हुए हैं। कामराज कौन सी यूनिवर्सिटी है उससे वो पीएचडी किए बैठे हैं। मतलब उनकी हर सर्टिफिकेट नहीं, सचमुच फेल हैं, 7वीं फेल हुए हैं भाई। उन्होंने अपनी इलेक्शन एफिडेविट में मेंशन कर रखा है जी। उनकी आप 2005 की इलेक्शन एफिडेविट देखिए, आप उनकी 2010 की इलेक्शन एफिडेविट देखिए, उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है 2010 में अपनी उम्र वो 28 वर्ष बताते हैं, और 2020 के इलेक्शन एफिडेविट में जो चुनाव लड़े हैं उसमें अपनी आयु वो 53 वर्ष बताते हैं। 10 साल में उनकी आयु बढ़ गई, आयु 28 से 53 हो गई है जी। लोग कह रहे हैं उनकी उम्र बीच में रुक गई थी। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना। तो ऐसे लोगों को की बातों का अगर कोई यकीन करता है तो वो अपना सामान्य ज्ञान भी कमजोर करता है, वो अपनी सोच को, विवेक को विकृत करता है, मैं ये समझता हूँ। तो ऐसे कितने लोग हैं जो उस सरकार में भी रहे, उससे पहले के में रहे, इस सरकार में भी, वो आक्षेप लगाते हैं। तो मैंने कहा ना कि अगर वो उनके पास, जिस व्यक्ति के पास अपनी उपलब्धि गिनाने के, तेजस्वी यादव जी की पूरी राजनीति है, या आप उनका कोई बयान, कोई भाषण, कोई उनका विजन आप सुनिएगा, उनकी प्रोग्रेसिव एंड पॉजिटिव टोन एंड टेनर होता है हर बात में। वो खाली मुद्दों की बात करते हैं, वो नहीं कहते कि फलना ऐसा है, ढिमका ऐसा है। वो तथ्यात्मक बात करते हैं। देखो, बिहार सबसे गरीब है। बिहार में पूरे एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार बिहार में अपराध अधिक है, बेरोजगारी है, पर कैपिटा इनकम में प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम बिहार में है, प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम बिहार में है, किसानों की आय सबसे कम बिहार में है, पलायन सबसे अधिक, बिहार के लोग 4 करोड़ लोग सालाना अन्य राज्यों में काम करने जाते हैं, औद्योगिकीकरण बिहार में सबसे कम है। ये भारत सरकार के अपने आंकड़े हैं, नीति आयोग की अपनी फाइंडिंग्स है, नीति आयोग की अपनी रिपोर्ट है जी, जो बिहार के संदर्भ में है। तो वो सिर्फ ये सवाल करते हैं कि आप 20 साल से सरकार में हैं, आप ये बताइए कि अभी भी बिहार की साक्षरता दर सबसे कम क्यों है, बिहार की प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम क्यों है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम क्यों है, हेल्थ के पैरामीटर, जितने भी स्वास्थ्य के संकेतक हैं या सूचकांक हैं, उन सब में बिहार सबसे कम है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे अधिक स्टंटेड बच्चे, मतलब बौनेपन के शिकार बिहार के बच्चे हैं 45% जी। सबसे कम अंडरवेट, कम वजन के बच्चे बिहार के हैं सबसे अधिक 23% पूरे देश में। महिलाएं बिहार की जिनमें रक्त की सबसे अधिक कमी है 65%, 65% बिहार की महिलाएं ऐसी हैं जिनमें रक्त की कमी है। ये सारे आंकड़े बिहार भारत सरकार के हैं। तो तेजस्वी जी ये कहते हैं कि ये होगा तो हम बिहार की कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज देश के, मैं विश्व की बात नहीं कर रहा, देश के टॉप 200 में नहीं है जी। अभी भी स्कूल ड्रॉप आउट रेट एज पर नीति आयोग बिहार का सबसे अधिक है। तो और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिहार में सबसे पुअर है। सबसे बिहार के 50% स्कूल ऐसे हैं जब स्कूल का मैदान नहीं है जी, लड़कियों के लिए अलग से स्कूलों में शौचालय नहीं है। तो ये जब मुद्दों की बात करते हैं तेजस्वी जी, तो वो लोग आरोप लगाते हैं। नहीं तो ये बताइए, 17 महीने में, जैसे आपने कहा, 17 महीने में बिहार में तेजस्वी जी ने जातिगत जनगणना करवाई,
17 महीने में ही उन्होंने उसके आधार पे 65% आरक्षण बढ़वाया। 17 महीने में ही तेजस्वी जी ने सर्वप्रथम बिहार में आईटी पॉलिसी बनवाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनवाई और टूरिज्म पॉलिसी बनवाई। तो क्या इस सरकार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी सोच, जिसकी दूरदृष्टिता ऐसी हो कि ये चीज़ होनी चाहिए? तो वो तेजस्वी जी ने करके दिखाया ना, ही वॉक्स द टॉक। तो वो जो कहते हैं वो करते हैं। और अभी भी अगर आप अवगत होंगे तो पिछले 7-8 महीनों में उन्होंने अपना जो विकास की रूपरेखा बताई, विजन रखा, ब्लूप्रिंट रखा, वो ये लोग हूबहू कॉपी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, इन्होंने कर दी। उन्होंने कहा हम युवा आयोग का गठन करेंगे, इन्होंने उसका कर दिया। उन्होंने कहा कि हम 200 यूनिट निःशुल्क बिजली देंगे, इन्होंने 125 यूनिट की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि हम बिहार के लोगों को, उन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिसमें वर्जन पेंशन है या माताओं बहनों के लिए विधवा पेंशन योजना है, वो बढ़ाएंगे, 1500 रुपये प्रति माह करेंगे, इन्होंने 1100 कर दिया। उन्होंने माई बहन योजना शुरू करी है। ये उनकी एक एक योजना की ये कॉपी कर रहे हैं। बिहार के लोग तो अब ये कहते हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि सरकार विपक्ष चला रहा है या कौन चला रहा है जी। तो तेजस्वी जी बिल्कुल मुद्दों पे उनको घेर रहे हैं, एक एक जो घोषणा कर रहे हैं ये सरकार करे। क्योंकि उस सरकार में जितने लोग बैठे हैं ना, मैं जैसे अक्सर करते हैं कि ये सरकार थकी हुई और हारी हुई सरकार है, तो वो एक्चुअल में क्योंकि किसी की सोचने समझने का इतना सामर्थ्य नहीं बचा जी, इतना बुद्धिबल नहीं बचा कि जिसको वो सोचे कि यार हम क्या करें। उनको लगता है कि हम सब कुछ कर चुके हैं, 20 साल में कुछ बचा ही नहीं है। तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने। मुख्यमंत्री जी तो बोलते हैं कि इसके पहले कुछ था जी। हाँ, वो तो हमेशा ही बोलते हैं। देखिए 2005 से पहले मुख्यमंत्री जी कहते हैं 2005 से पहले कुछ था, 2005 से पहले सृष्टि नहीं थी। 2005 से पहले ना चांद थे, ना सूरज था, ना तारे थे, ना रेलगाड़ी थी, ना जहाज थे, ना सड़क थी, ना पानी था, कुछ था ही नहीं। ना स्कूल था, ना कॉलेज था, ना यूनिवर्सिटी थी, ना इंसान था। वो तो कहते 2005 से पहले कोई कपड़ा ही नहीं पहनता था, मतलब सब पत्ता लपेट के घूमते थे। तो वो तो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका क्या कह सकते हैं। वो मनेर वाले विधायक जी का वीडियो देखा आपने, ऑडियो सुना आपने? हाँ सुना। क्या लगा सुन के आपको? अब आप ये समझिए, देखिए प्रदेश में अफसरशाही और प्रशासनिक अराजकता का ये आलम है कि एक पंचायत सचिव स्तर का कर्मचारी को ये नहीं पता, जो 3 साल से वहाँ पद स्थापित है उस क्षेत्र में, उसको ये नहीं पता कि मेरे स्थानीय जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं उनका नाम क्या है। हाँ, ये मैंने भी लिखा तो लोग नाराज होने लगे। ये बताइए, 3 साल से कोई पद स्थापित है, उसको ये नहीं पता कि मेरा जनप्रतिनिधि कौन है जी। अब एक बात बताइए कि जनप्रतिनिधि के उन्होंने किस बात के लिए फोन किया? कोई व्यक्तिगत काम के लिए फोन किया है क्या? नहीं ना। उनके पास एक दुखियारी पीड़ित महिला गई, विधवा बहन गई, उन्होंने कहा कि मेरे पति की मृत्यु हुई और मैं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पंचायत सचिव को आवेदन किया है और वो मुझसे पैसा मांग रहे हैं, आप मदद कीजिए। अब जनप्रतिनिधि को 3 लाख लोग चुनते किस लिए हैं? इसीलिए ना कि अंकुश लगे जी कार्यपालिका पे। उन्होंने उनको फोन किया कि मैं ये बोल रहा हूँ, कौन? मतलब वो पहचानते नहीं है उस विधायक को। जो ऐसा समझ में आता है, मान लो कोई 1 महीने पहले आया और इतना पढ़ा लिखा आदमी को जा रहा है, उसको ये नहीं पता कि मेरा कौन वहाँ बीडीओ होगा, पंचायत सचिव जिसको रिपोर्ट करता है, कौन मेरे अंचल का एसडीओ होगा, कौन इस जिला का डीएम है, कौन विधायक है, कौन एमपी है। अगर इतना भी नहीं पता तो वो पहले तो उसकी जांच होनी चाहिए कि वो पंचायत सचिव बना कैसे। सही बात। तो जनप्रतिनिधि ने कहा कि भाई ये पीड़ित महिला मेरे पास आई है, इसका क्यों नहीं बनाया? तो वो दोष दिखा रहे हैं। तो ये एक्चुअल में हर जगह है, क्योंकि जब आप प्रदेश के सर्वोच्च पद पे ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हो और ये बिहार के घर घर कोने कोने में ये बात हो गई कि मुख्यमंत्री जी स्वयं से निर्णय नहीं ले रहे हैं, चाहे जो भी कारण हो, मैं उस कारणों के पीछे नहीं जाना चाहता, तो यही होता है। फिर अफसरशाही बेलगाम हो जाती है। एक पंचायत, एक कर्मचारी की ये जुबान है, तो आप समझ लीजिए कि उच्च अधिकारियों की क्या होगी जी। हम वही तो कह रहे हैं कि बेलगाम अफसरशाही है। कुछ आरोप संजय यादव जी पर हैं, वो मैं पूछना चाहूँगा और लोग भी पूछते हैं। पहला ये है कि लोग बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव जी संजय यादव जी से नाराज इसलिए हैं क्योंकि संजय यादव पार्टी में अपनी चलाते हैं। ऐसा लोगों ने कुछ भेजा है, ज़रूर आप पूछना कि तेज प्रताप जी क्यों नाराज़ हैं पार्टी से। उन्होंने कल अलग गठबंधन भी बनाया है कुछ पार्टियों के साथ। देखिए पहली बात तो इसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है, ना सार्वजनिक रूप से उन्होंने कभी कहा है। नहीं, नंबर 1 है सार्वजनिक, लोग कहते हैं। हाँ,
आपने हाँ उनकी जुबान से सुना है? हाँ हाँ, लोग कहते हैं राइट। जी। तो लोग तो पता नहीं क्या कहते हैं, जी लोगों का काम है कहना। जी। दूसरी बात, हम पूरी मुद्दों की बात करते हैं और पार्टी के जो निर्णय हैं वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर्वे सर्वा हैं। हम्म और हमारी पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम्म, उसमें सामूहिक निर्णय लेते हैं। पंचायत स्तर का कोई इशू है तो उसको लोग प्रखंड अध्यक्ष से, फिर जिला अध्यक्ष प्रदेश कार्यालय, एक हियरकी है, हम्म, उसके अकॉर्डिंगली निर्णय लेते हैं। तो उसमें ये सब होता क्या है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही है और चलेगा ही, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जी। है ना। ये बात है। तो एक और मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि लोगों ने ये बोला कि अ, जो मीसा भारती जी थी, जी अ, वो राज्यसभा सांसद थी और लोकसभा चुनाव लड़ी जिस सीट पर, और उस सीट पे भी कुछ कैंडिडेट आपके थे पहले से जिनका नाम लोग लेते हैं। लोगों ने बोला कि लोकसभा लड़ने की क्या ज़रूरत थी। ये आपके लिए शायद कठिन सवाल होगा, लेकिन ऐसा लोग पूछते हैं कि उन्होंने लोकसभा क्यों लड़ा जब वो राज्यसभा में सांसद हैं तो। नहीं नहीं, देखिए ये सब मैंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो पार्टी का संसदीय दल होता है जी वो अपने सोच समझ के विनेबिलिटी के हिसाब से निर्णय लेते हैं। जी मिसादी हो या कोई अन्य भी हो, जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश का अनुपालन करते हैं, उनके निर्णयों का सब सम्मान करते हैं। जी उन जितनी हम लोगों की उम्र नहीं है उतना उनका संसदीय जीवन रहा है। मैं जी सामाजिक राजनीतिक जीवन की बात नहीं कर रहा जी हूँ, जी बिल्कुल। उनका संसदीय जीवन इतने वर्ष का रहा है। तो अगर वो कोई निर्णय ले रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो कुछ सोच समझ के ही कह रहे होंगे। हम्म। तो वो लड़ी तो जीती हैं। जी। अम, एक बात और, आपको ये ऐसा लगता है कि बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो तेजस्वी यादव जो उसके केंद्र में अभी हैं, कि मैं ये मानता हूँ कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, वो तो आंकड़ों में भी है, और लीडर भी तेजस्वी ही जो दिख रहे हैं, जो विकास की बात कर रहे हैं, लगातार मुद्दों की बात करते हैं। लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि जो आरोप उन पर लगाया जाता है कि भाई तेजस्वी यादव पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हैं, जबकि वो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, अच्छी हिंदी बोलते हैं, फिर आपको आपको इसमें कोई बात ऐसी लगती है जिसकी वजह से उनको बोला जाता है? जैसे लालू जी को, वो तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं मानता हूँ कि उस ज़माने में इतना पढ़ा लिखा आप चुनेंगे बिहार में तो ये उंगलियों पे गिनने वाले लोग होंगे जिन्होंने एलएलबी किया और पढ़ाई लिखाई की है। तो ऐसे में क्या क्या ये कोई सोच है जिसकी वजह से उनको बोला जाता है? देखिए, ये ऐसी सोच है जो मैंने शुरू में भी कहा कि जो अपने आप को जन्म के आधार पे श्रेष्ठ मानते हैं हम्म और जिनको स्पेशल सोशल प्रिविलेजेज होती हैं जन्म के आधार पे। हम्म तो जो प्रिविलेज्ड लोग जो होते हैं ना, अब लालू जी, कितने लोगों को पता है कि ही इज़ BA LLB, हम्म वो भी 1973 1974 में, हम्म जब कितने लोग पिछड़े वर्ग के गांव से आए हुए गरीब परिवार के लोग मास्टर डिग्री करते थे या LLB करते थे। जी तो लालू जी 73 74 में मास्टर्स एंड LLB हैं। लेकिन और 29 ईयर्स में विदाउट एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, फैमिली इतनी कमज़ोर, जो सर्वेंट क्वार्टर्स में रहते हों अपने भाई के साथ, और वो 29 साल की उम्र में सब उस 1977 में सबसे युवा सांसद बन जाते हों। जी और जब 1990 में मुख्यमंत्री बनते हैं तो वही जो एलिट लोग हैं, अभिजात्य वर्ग के जो लोग हैं, वो उनको गवाला, गंवार, जोकर जैसे संज्ञा जी देते हैं। ठीक है, मतलब लालू जी इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, तेजस्वी जी इस देश में अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी माताजी भी और पिताजी भी दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। हम्म ठीक है, एक तरफ तो ये लोग आरोप लगाते हैं। अब हमारी बड़ी बहन मीसा दी डॉक्टर है, जी MBBS है, जी और हमारी दूसरी बहन डॉक्टर रोहिणी आचार्य, हाँ वो डॉक्टर हैं तो बोलते हैं कि ये फर्जी डिग्री है। हम्म और तेजस्वी जी जेन्युइन तरीके से अपना घोषणा कर रहे तो कह रहे हैं कि इनको पढ़ाया नहीं। मतलब ऐसे लोगों का जो ये बातें करते हैं उनका कोई ठिकाना है? प्रशांत किशोर जी वो रोज बोलते हैं। अरे वो लोग, मैंने कहा ना, वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड नॉलेज। जी बिल्कुल। ज्ञान में और शिक्षा में फर्क होता है। हम्म जो ज्ञान तेजस्वी जी में है, आपने जिनका नाम लिया, उनकी
परिधि में भी उनको उतना ज्ञान नहीं है। जी। ठीक है ना। तो डिग्रियां हासिल करना ही मतलब आपको नहीं पता कि आपके पास डिग्री है तो उसका मतलब जरूरी नहीं है आपके पास सामाजिक ज्ञान हो, जरूरी नहीं आपने डिग्री प्राप्त कर ली तो आपके अंदर नैतिकता आ जाए, जी। जरूरी नहीं कि आपने डिग्री प्राप्त कर ली तो आपको एक आत्मबोध हो जाए किसी प्रकार का। जी। कितने बड़े बड़े संत फकीर हुए हैं, कामराज जी कितने पढ़े लिखे थे। हाँ, उनकी हम बायोग्राफी। अगर मैं राजनेताओं की बात करूं जी, तो मैंने बायोग्राफी अभी है पढ़ी ना? उनकी। जी। पेरियार जी कितने पढ़े लिखे थे, जी। जिनके नाम पे पूरी द्रविडियन पॉलिटिक्स उनको हम अपना अनुकरणीय मानते हैं। जी। तमिलनाडु के रहते हुए भी उनकी बिहार में प्रासंगिकता है, हमारे पार्टी कार्यालय से लेकर हर जगह यहाँ है। जी। वो कितने पढ़े लिखे थे। कबीर साहब की क्या योग्यता थी, गुरु रविदास जी कितने पढ़े लिखे थे, दादू जी कितने पढ़े लिखे थे, पलटू जी कितने पढ़े लिखे थे, जिनके नाम पे ग्रंथ चल रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब की कितनी वानियाँ हैं। जी। बड़े बड़े संत हुए हैं अनेकों लोग, यहाँ पंजाब हरियाणा, हरियाणा में संत ताराचंद जी, संत राम सिंह जी, रविदास समाज में आप देखिए पंजाब में रविदास या पूरा एक मत चल रहा है। जी। कितने लोग हैं, जी। एक से एक आध्यात्मिक संत जी। हर धर्म में। राजनेताओं में, अब खिलाड़ियों में सचिन तेंदुलकर कितने पढ़े हैं, महेंद्र सिंह धोनी कितने पढ़े लिखे हैं। जी। तो क्या वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है। जी, बिल्कुल। और तेजस्वी जी का जो फील्ड था उस टाइम क्रिकेट थी, वो क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट में उन्होंने एक्सेल किया, जहाँ जहाँ खेले वो अपना, उन्होंने अंडर 13, अंडर 15, अंडर 19 में दिल्ली को ट्रॉफीज दिलाई हैं। इंडियन टीम के अभी जो लोट निकला है उसमें से 60-70% उनके टीममेट्स थे। जी। तो वो कितना अच्छा खेलते थे। मैं आपको बताता हूँ 2014 के चुनाव में हम प्रचार के लिए जाते थे तो पटना एयरपोर्ट लाउंज में हम बैठे हुए थे। तो स्वर्गीय सुशील मोदी जी अब नहीं है, तो हम लोग ऐसे आमने सामने बैठे हुए थे। तो सुशील मोदी जी ने तेजस्वी जी को कहा कि तुम क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे, अरुण जेटली जी ने मुझे बताया था, वो डीजीसीए के चेयरमैन थे अरुण जेटली साहब, यहाँ जी। दिल्ली जी। क्रिकेट एसोसिएशन के। जी। बोले कि नहीं, जेटली जी ने कहा कि लालू जी का बेटा जो है वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। जी। विजय हजारे और कौन सी एक मर्चेंट ट्रॉफी जो हाँ, हाँ, थी, विजय हरा वो जी। उसमें विराट कोहली तेजस्वी जी के टीम में खेले थे। जी। इसका खंडन कभी विराट कोहली वगैरह ने किया है? नहीं किया। उनके पास तो फोटोज हैं तेजस्वी जी। अब ऐसे लोगों को की बातों पे अगर जवाब देना शुरू कर देंगे तो उनमें फर्क क्या रह जाएगा, जी। है ना। तो वही बात है। और तेजस्वी जी की आज जो राजनीतिक समझ है, मतलब सबसे कम उम्र के जो तेजस्वी जी ने प्राप्त किया है अपने बलबूते, माता पिता की पहचान है उसको कोई निकाल नहीं सकता। आपके माता पिता, आपकी पहचान उन्हीं से है। तेजस्वी जी इस देश के यंगेस्ट लीडर ऑफ अपोजिशन का रिकॉर्ड उनके नाम पे है। इस देश के यंगेस्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर का रिकॉर्ड उनके नाम पे है। जी। बिहार में यंगेस्ट एमएलए का उनके नाम पे है। और 31 साल की उम्र में जो उन्होंने बिहार सरकार और भारत सरकार और बड़े बड़े राजनीतिक समकालीन जो आज की राजनीति के योद्धा हैं उनको नचाया, उनको नुक्कड़ हर चौक चौराहे पे नुक्कड़ सभाएं करने को मजबूर किया, वो तेजस्वी यादव हैं। तो वो अपनी राजनीतिक में जो उनकी राजनीति में परिपक्वता है, जो उनकी समझ है, जो उनका ज्ञान है, जी। जो पॉलिटिकल डिग्री उनके पास है, वो तो किसके पास है। जी। अगर तेजस्वी यादव को 2020 के चुनाव में तो लालू जी जेल में इन्होंने बंद कर रखा था राजनीतिक कैदी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। जी। तो तेजस्वी जी अकेले लड़े। आपने देखा उन्होंने बोलते थे कि हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया, दिन की 19 सभाएं करते थे। जी। तो तेजस्वी जी के विरोध में प्रधानमंत्री जी ने 50 रैलियां की वहाँ। जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत सरकार के अनगिनत कैबिनेट मंत्री, बिहार सरकार का प्रशासन, फिर भी उनको 12,756 के अंतराल से सीटें हरा दी, वो चुनाव जीत गए थे। तो तेजस्वी यादव में वो मैच्योरिटी है, वो नॉलेज है, वो एजुकेशन है, पॉलिटिकल समझ है। जी। वो बाजारू लोगों को समझ में नहीं आएगी ना। जी। कुछ सवाल हम लोग पूछते हैं, जो लोगों ने पूछ रखे हैं उसके बाद 1 नंबर के 5 सवाल हम पूछेंगे। कुछ लोगों ने ये बताया कि बिहार की जो पॉलिटिक्स है उसमें तेजस्वी यादव इसलिए अनफिट हैं क्योंकि वो जात की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और
जो विपक्ष है उसके पास गठबंधन एक बहुत बड़ा है, जैसे कि इधर नीतीश कुमार हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, और बहुत सारा जो चिराग पासवान इस बार हैं, बहुत सारे लोग हैं। इस गठबंधन की वजह से जो तेजस्वी यादव हैं उनके पास गठबंधन इतना बड़ा नहीं है। ओवैसी जी ने एक लेटर लिखा कि हमको गठबंधन में शामिल किया जाए। तो क्या आप लोग ओवैसी जी को शामिल कर रहे हैं? दूसरा ये कि आप लोग इस गठबंधन का तोड़ कैसे निकालेंगे? देखिए, आपके 3 प्रश्न हैं इसमें। जी जो कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी जाति की राजनीति करते हैं, तेजस्वी यादव जी जाति की नहीं, जमात की राजनीति करते हैं। जी तेजस्वी यादव सर्व समाज की बात करते हैं। 17 महीने, मैं क्यों कहता हूँ कि सबकी बात करते हैं, 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहे, 5 लाख सरकारी नौकरियां दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई। मैंने कहा उन्होंने पॉलिसीज, आईटी पॉलिसी बनवाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनवाई, टूरिज्म पॉलिसी बनवाई, विकास के अनेक काम किए। 26,000 ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री रहते हुए 26,000 जर्जर सड़कें जो पिछले 15 साल से ख़राब थी, उन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया, कैटेगरीवाइज किया कि सबसे ख़राब कौन सी हैं, एवरेज कौन सी हैं, पुअर कौन सी हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ रूरल रोड्स। उसमें 26,000 किलोमीटर सड़कें बनवाई। तो तेजस्वी जी ने 5 लाख लोगों को नौकरी दी, तो उसमें सब जाति के लोगों को नौकरी मिली है। जी तेजस्वी जी की जाति के लोगों को तो सबसे कम नौकरी मिली है। जी तो जातिवादी कैसे हुए? एक्चुअली क्या है कि जब मैंने बताया ना, पिछड़े और दलित नेताओं का चरित्र हनन करने का कुछ लोगों ने ठेका लिया हुआ है। और वो ऐसे लोग जिस मीडिया के जरिए भी करते हैं। मीडिया में कौन लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं? हम लोग तो डिबेट में देखते हैं, एंकर से लेके 3-3, 4-4 प्रवक्ता एक ही जाति के बैठे रहते हैं, तो वो जातिवाद नहीं है। जी न्याय के मंदिरों में आप चले जाएं, कौन है, कितने पिछड़े दलित वर्ग के जजेज हैं हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में। जी आप एक चीज़ मान लीजिए, जैसे आपने कहा आरक्षण को वो मेरिट वाले गाली देते हैं। अगर न्यायपालिका में पिछड़े, अति पिछड़े और दलित अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जज नहीं है, तो 2 ही बात हो सकती है। या तो आप ये मानते हैं, या इवन मीडिया में भी, न्यायपालिका में हो, मीडिया में हो, या नौकरशाही में हो, वो तो धन्यवाद हो बाबा साहेब अम्बेडकर का, जो आरक्षण की वजह से अनुसूचित जाति के लोग आए। 1990 में मंडल कमीशन के बाद से IAS IPS पिछड़े वर्गों के, अनुसूचित जाति के लोग आने शुरू हुए हैं। उससे पहले कितने थे? 1%। और अभी भी जो सेक्रेटरी रैंक के जितने भारत सरकार में उठा के देख लीजिए, कितने OBCs, SC STs हैं। जी तो इसमें मेरे 2 प्रश्न हैं। जो आरक्षण का विरोध करते हैं, समानता का विरोध करते हैं, या तो आप ये मानिए कि पिछड़ों में, दलितों में योग्यता नहीं है, इसलिए हाँ वो मीडिया में नहीं है, या न्यायपालिका में नहीं है, या नौकरशाही में नहीं है। जी जी या तो ये बात आप सार्वजनिक मंचों से कहिए, अगर या फिर आप ये कहिए कि अगर उनमें योग्यता है, OBC में, SC ST के लोगों में अगर योग्यता है, तो फिर वो मीडिया में, नौकरशाही में या न्यायपालिका में उच्च पदों पे क्यों नहीं है? जी दोनों बातें आपकी नहीं हो सकती। जी उनको आरक्षण मिलता है तो आप रिडिकुल कीजिएगा, या फिर उनको कोर्ट में रोक दीजिएगा अपने समाज और वर्ग हित के चक्कर में, जी या रुकवा दीजिएगा। अगर उनमें योग्यता है और नहीं है तो आप उनको भागीदारी दीजिए। तो दोनों बातों में चित और पट तो आपकी नहीं होगी ना। जी नहीं, वो तो कह रहे हैं कि NFS नॉट फाउंड सुटेबल, आपके ही राज्यसभा सांसद। नहीं, तो नॉट फाउंड सुटेबल क्या हुआ? वही हो गया ना। जी ये कि इन्होंने नई कैटेगरी निकाल दी है। अच्छा, एक चलन और है, एकल पदों पे अब ये वो निकालते हैं, विज्ञापन निकालते हैं। जी एकल पद होगा तो उस पर आरक्षण लागू नहीं होगा। जी तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से इन्होंने आरक्षण के साथ छेड़छाड़ शुरू की है, ये NFS नाम का एक नया शिगुफा इन्होंने शुरू कर दिया है। तो सब लोग, इन वर्गों के लोग बहुत जागरूक हैं, सजग हैं, सतर्क हैं, और इनके डिजाइन से सावधान भी हैं। कुछ 2024 में दिखाया ना। ऐसा नहीं कि हम लोगों को समझ नहीं है, हमारे लोगों को समझ नहीं है। जी हम करें तो जातिवादी, और तुम करो तो धर्मवादी, जी मतलब सब तुम्हारा चलेगा। अब दलित पिछड़े लोगों ने जो आज़ादी के बाद से
राजनीतिक सत्ता में अपनी हिस्सेदारी प्राप्त की है, वो आपसे धार्मिक सत्ता में भी हिस्सेदारी प्राप्त करेंगे। जी, तो आपको लगता है कि धर्म न्यायपालिका में भी जो वर्चस्व है, जी कल क्या हुआ है महाराष्ट्र में, एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जज बना दिया है। हाँ, मैंने आप उससे क्या न्याय की उम्मीद कीजिएगा? जी, ये बड़ा अफसोसजनक है। मतलब अब उनके पास किसी दूसरी पार्टी वाला को लेके जाएगा। हम कहते हैं चाहे कितना किसी का न्यायिक चरित्र हो, लेकिन नैतिकता की बात करने वालों की मैं बात कर रहा हूँ, जो दूसरों की शिक्षा पे सवाल उठाते हैं, आरक्षण और प्रतिनिधित्व के मामलों पे सवाल उठाते हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। नहीं, प्रवक्ता को और आप देश की आबादी का कितना प्रतिशत पिछड़े अनुसूचित जाति जनजाति लोग हैं, उनकी आप हिस्सेदारी देखिए। जी, नहीं संजय जी, आप जब ये कह रहे हैं तो जो मीडिया में, जब मीडिया का आप सवाल उठा रहे थे अभी, तो आप लोग क्यों नहीं चैनल बना रहे हैं? आरजेडी है, सपा है, इधर हेमंत सोरेन जी हैं, तमाम इतने क्षेत्रीय दल हैं बड़े बड़े, आप लोगों का फोकस क्यों नहीं है मीडिया में भागीदारी का? क्योंकि अगर अल्टरनेटिव भी मीडिया अगर आप नहीं तैयार करेंगे तो इस मीडिया के सामने कैसे लड़ेंगे? यहाँ तो हिंदुत्व, ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता पर ही बहस हो रही है। आपकी बात बिल्कुल वाजिब है जी। 2014 के बाद से पहले मीडिया निष्पक्ष होता था। 2014 से पहले विपक्ष को जगह मिलती थी जी, ठीक है, उसमें भी एक वर्ग का हित का ख्याल रखा जाता था, लेकिन विपक्ष के नाते जो सवाल उठाए जाते थे उनको जगह मिलती थी, स्पेस मिलता था। लेकिन 2014 के बाद से तो बिल्कुल खत्म हो गया। तो उसकी ज़रूरत महसूस हुई है। ये तो बड़े नेताओं का उस पर निर्णय लेने का काम है। और ऑल्टरनेटिव मीडिया की आपने बात की, जब से सोशल मीडिया हो, यूट्यूब आने के बाद से काफ़ी बैलेंसिंग हुआ भी है। और वो तो एक पक्षीय हो गया है मेन स्ट्रीम मीडिया, तो उसके लोगों ने देखना भी बंद कर दिया है। तो इसलिए अगर उनको देखना बंद नहीं होता तो वो लोग भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे नहीं आते जी। हाँ, फीडबैक तो सबका मिलता है ना, पार्टी कौन कहाँ काम कर रहा है। हमारा भी एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग का सिस्टम है जी। और ऐसा नहीं है कि पार्टी की तरफ से हर प्रकार की यूनिट्स होती हैं। मैंने बताया ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया का तो क्या हालत क्या है जी। हमारे जो मेन है तो उसमें सेंटिमेंटल एनालिसिस भी हम लोग भी करते हैं, कहाँ क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो जो एक्टिव लोग हैं, और एक्टिव से ज़्यादा आप ये कहिए कि जो वैचारिक लोग हैं, चाहे वो किसी दल विशेष से जुड़े हों, तो सब संज्ञान में रहता है। हम 5 सवाल पूछते हैं और इसको मैं बोलता हूँ वो विकल्पी सवाल हैं, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। लालू जी के लिए आप एक शब्द क्या बोलना चाहेंगे? समता और सौहार्द के महायोद्धा और सामाजिक न्याय के वैज्ञानिक। तेजस्वी यादव। जुनूनी नेता। नरेंद्र मोदी। एक्टर। राहुल गांधी। इंटेलिजेंट एंड जेंटल। भूमि सुधार के लिए आप क्या करेंगे बिहार में? भूमि सुधार के लिए पहले भी कमेटियां बनी हैं। वो एक विस्तृत विषय है, तो एक शब्द में तो उसका आंसर दे नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद संजय यादव जी थे। आप सब देखिएगा और बताइएगा कि पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। मैं संजय सर आपसे कहना चाहूँगा कि आप बोलें कि टॉक विद परमिंदर से लोग जुड़ें। टॉक विद परमिंदर से भैया अवश्य जुड़ें। उन्होंने वैकल्पिक मीडिया की भी बात की है, तो अवश्य ही इनको प्रमोट करें। जी, बहुत शुक्रिया सर।